साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के नेटवर्क को लेकर सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बड़ी गंभीर होती जा रही है। साबिक फौजी अफसरान, सियासतदान और पुलिस हुक्काम के बाद अब जजेस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया और कहा कि बानी PTI और फैज़ हमीद के साजिशी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। साकिब निसार हो या कोई और मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे, मुल्क में किसी को तबाही फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि अगर जनरल फैज़ से तहकीकात में जजेस का किरदार सामने आया तो हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। अब मैंने इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनका जनरल फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत जो करना चाहती है कर ले, वो मुल्क से बाहर हैं। अब यहाँ नाज़रीन सवाल ये है कि हुकूमत के पास साकिब निसार के ख़िलाफ़ सबूत क्या है? साकिब निसार तो बैरून मुल्क हैं, तो क्या उन्हें मुल्क पे वापस लाया जाएगा? पंजाब में बिजली सस्ती करने पर हुकूमत को 27 से ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। हुकूमत के इत्तेहादी मुस्तफ़ा कमाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ ने यह ऐलान करके अपना सियासी कद छोटा किया है। मरियम नवाज ने एक्स पर मुस्तफ़ा कमाल को ज़रा ठंडा करने की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ भी लगी लपटी रखे बगैर कह दिया कि उन्होंने तो मरियम नवाज से बात ही नहीं की, बल्कि उनके मुखातिब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी पंजाब में बिजली सस्ती करने के इक़दाम को मुस्तरद करते हुए कह दिया कि रिलीव एक सूबे को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को मिलना चाहिए। 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल करेंगे। एक और अहम खबर भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। PTI से निकाले गए शेर अफजल मरवत, इनकी बानी से मुलाकात के बाद पार्टी में वापसी हो गई है। वो कह रहे हैं कि आज इमरान खान से मुलाकात में जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं। खान की शफकत है कि उन्होंने गले लगाया और कहा कि आइंदा अगर कोई बात करना हो तो मुझे आगाह करना है, मुझे अब पार्टी से सिर्फ बानी ही निकाल सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का ये दावा है कि 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अब इंतजामिया इजाज़त दे या ना दे, जलसा तो हर सूरत में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर कोई 9 मई होता है तो इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे, इस पर खान को ना पूछा जाए। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि PTI क्या करने जा रही है ऐसा जिस पर अफजल मरवत को ये बयान देना पड़ गया है? क्या एक बार फिर GHQ को कमांडर हाउस और अस्करी तंसीबात के सामने एहतजाज का सोच रही है? अबसार आलम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, साथ ही कॉलीग हैं। बहुत शुक्रिया अबसार साहब, आपने खबर दी सर कि फैज़ हमीद से तहकीकात में PTI के 10 अफराद के नाम सामने आए हैं। तो ये सर मुल्क में मौजूद रहनुमा है या बाहर बैठे हुए हैं? और ये जो कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये राब्ता किस नौइयत का था, क्या कर रहे थे ये लोग? देखिए, ये मुल्क में भी हैं वो लोग और मुल्क से बाहर भी हैं जिनके साथ राब्ते में थे और जो प्लानिंग होती थी, जो हिकमत अमली बनती थी, स्ट्रेटजी जिस पे अमल होता था, ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा था। और ये बात पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी है, मीडिया में भी आ चुकी है कि PTI को जनरल फैज़ ही पीछे बैठकर चला रहे थे और स्ट्रेटजाइज कर रहे थे, ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से। और जो इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में और जो मुआशी बदहाली है और स्टेबिलिटी नहीं आने दी जा रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दी जा रही, मार्केट स्टेबलाइजेशन नहीं होने दी जा रही, इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहा है, खान साहब के हवाले से उनके जो आर्टिकल छप रहे हैं, उनके साथ उनकी जो कम्युनिकेशन मुसलसल हो रही है सब लोगों के साथ, इंस्ट्रक्शन जो पास ऑन हो रही हैं, उसकी वजह से एक अदम इस्तेहकाम था। और उस सब के पीछे जो इतलात हैं उसके मुताबिक जनरल फैज़ थे और वो PTI इतने कमिटेड थे कि उन्होंने ये सब कुछ किया। अच्छा, अब सर चलें, ये तो पता चल गया ना कि जनरल फैज़ PTI के रहनुमाओं से राब्ते में थे, लेकिन क्या सर KP के हुकूमत में भी कोई इन्वॉल्वमेंट थी उनकी? वहाँ पर इक़दामात के हवाले से और वहाँ के फैसलों के हवाले से भी कोई अमल दखल था? जाहिर है KP हुकूमत PTI की हुकूमत है और वो बिल्कुल उनका अमल दखल उस वक्त भी था जब वो कोर कमांडर पेशावर थे। उस वक्त तो दायरा वो यूनिफॉर्म में थे, लेकिन उसके बाद भी उनके राब्ते थे और वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किया करते थे। जो TTP का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ला के बिठाया गया वो जनरल फैज़ ही लेके आए थे जब वो DGISI थे। और उसके बाद जो हमले हुए हैं, जो डेरा इस्माइल खान और बन्नू में आज भी हमले हो रहे हैं,
टांक में हमले हो रहे हैं, वजीरिस्तान में हमले हो रहे हैं, जो अनरेस्ट है वहाँ पे, जो दहशतगर्दी जारी है, मियाँ वाली एयरबेस पे जो हमला हुआ, पेशावर में जो हमले हुए हैं, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो लोग मुकामी नहीं थे। हमें बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं अथॉरिटीज़ के। अच्छा, हमारे पास तो जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक दीगर 3 अफसरान की मजीद गिरफ्तारी हुई है ना। आपने इंकशाफ किया कि पाक फ़ज़ाइया के कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, ये कब हुआ, उन पर क्या इल्ज़ाम है और क्या वो भी इंटरलिंक थे फैज़ हमीद से? जी बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं फैज़ हमीद के साथ। और फ़ज़ाइया का इशू ये है कि मियाँ वाली एयरबेस जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात अभी तक अवाम के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि उसमें कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज थे। उसमें जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया था। अंदर जो जहाज़ थे, दीवार तोड़ के लोग अंदर घुस गए थे। ये जो बाहर एक जहाज़ को आग लगाई गई थी, जो नुमाइशी जहाज़ था, वो तो एक अलग था, वो MM आलम का यादगारी जहाज़ था, लेकिन उसके अलावा अंदर जहाज़ों को भी नुकसान पहुँचाया गया था। और उसमें जो गफलत हुई है, उस गफलत की वजह से, गफलत थी या मिली भगत थी, उसकी वजह से कुछ लोगों के खिलाफ, वहाँ सीनियर लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ था। तो इसलिए मैंने बताया है ये 9 मई का वाकया, ये भी उससे रिलेटेड है। अफसार साहब, एक और बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बान ज़दे आम है बुशरा बीबी के साथ राब्तों के हवाले से। और ये भी कहा जाता है कि अगर उन्हें खान साहब से, जनरल फैज़ को अगर खान साहब से कोई काम करवाना होता था या उनको अप्रोच करना होता था तो वो बुशरा बीबी के जरिए होता था। मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से मुख्तलिफ कामों पर मुख्तलिफ लोग राब्ते किया और करवाया करते थे। एक बुशरा बीबी का था और बहुत अहम था। और बुशरा बीबी के जनरल फैज़ के साथ अच्छी कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी थी। खान साहब को भी उनके ज़रिए इन्फ्लुएंस किया जाता था। फिर जुल्फ़ी बुखारी एक बहुत अहम किरदार हैं, जो जनरल फैज़ और बुशरा बीबी और इमरान खान की तकोन के बीच में जो चकोर बनती थी, उसमें जुल्फ़ी बुखारी एक अहम मोहरा हैं। और वो अभी जो कुछ इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी लॉबिंग हो रही है, जितना इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसमें जुल्फ़ी बुखारी किंग पिन ने उस सारे प्रोसेस की। और वो जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे। ये सारा कुछ राब्ते के ज़रिए ही हो रहा था। और ज़ाहिर है जब हुकूमत में थे तो बुशरा बीबी के साथ भी राब्ते थे। जुल्फ़ी बुखारी के फ़ोन कॉल्स भी लीक हुई हैं। इसमें मैं कोई नई बात तो नहीं आपको बता रहा, वो तो जाहिर है। और जनरल फैज़ अब भी, जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी जुल्फ़ी बुखारी के साथ वो राब्ते में थे। अच्छा, आप सार साहब, ये PDM से पहले, अदम एतमाद से पहले PTI के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता था ना कि वो 10 साल का एक सदारती निज़ाम लेकर आना चाहते हैं। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कह भी दिया था कि 10 साल मनसूबा लेकर आ रही थी PTI कोई। लेकिन आप कह रहे हैं कि जनरल फैज़ जो है वो प्यूटन बनना चाहते थे, तो सर बानी को भी क्या फारिग कर देते? मैं ये नहीं कह सकता कि वो बुराई की तिकोन थी। मैं ये कह सकता हूँ कि वो 3 ताकतवर लोगों का खेल था उस तिकोन में, और वो सब अपने अपनी ताकत के हसूल के लिए गेम कर रहे थे, और उसमें मुल्क पिस गया। और ये सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे अपनी ताकत के लिए। जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन चाहते थे, इमरान खान एक और टेन्योर चाहते थे, जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनना चाहते थे। और जनरल फैज़ इन सब में, इसलिए मैंने प्यूटन की बात की है कि जनरल फैज़ को पता था कि एक वक्त आएगा जब मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा। उसके बाद वो इमरान खान को कितना अरसा बर्दाश्त करते या ना करते, ये तो फिर जनरल फैज़ पे डिपेंड करता था। और अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते तो जनरल फैज़ के लिए और आसान हो जाता कि वो प्यूटन बनते। लेकिन अल्लाह ने शायद इस मुल्क को बचाना था तो बचा लिया। और बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफसार आलम साहब मौजूद थे।